और दोस्तों, जीएस रेसिपी के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम अकबर के बारे में डिस्कस करेंगे। अकबर के बारे में जितने भी पीवाईक्यू पूछे गए हैं वो कुल 3 वीडियो में उन सारे प्रश्नों को डिस्कस कर लिया जाएगा। और ये जो सीरीज़ है यह आरओ के लिए, पीसीएस के लिए और यूपीएससी के थ्रू जितने भी एग्ज़ाम होते हैं उन सब के लिए, जिसमें भी जीएस पूछा जाता है और आपका वनडे एग्ज़ाम होता है और मल्टीपल टाइप क्वेश्चन आते हैं, उन सब के लिए ये जो वीडियो है वह महत्वपूर्ण रहेगी। तो शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। तो पहला क्वेश्चन बोल रहा है कि निम्नलिखित में से किस एक स्थान पर अकबर को अपने पिता हुमायूं की दुर्घटना में मृत्यु होने के उपरांत मुग़ल राजगद्दी पर बैठाया गया था। तो कहाँ पर बैठाया गया था? तो उसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, कलानूर में। ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। इसके बारे में महत्वपूर्ण तथ्य जान लीजिए। महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि जिस समय हुमायूं की दुर्घटनावश मृत्यु हुई थी, अकबर अपने संरक्षण, उसका जो संरक्षक था उनका नाम था बैरम खान। क्या नाम था? बैरम खान। बैरम खान के साथ पंजाब में अफ़गानों के विरुद्ध जो है वह व्यस्त था। कौन? अकबर। और उसे यह समाचार गुरुदासपुर ज़िले में एक जगह है जिसका नाम है कलानूर या कलानौर नामक स्थान पर इसको प्राप्त हुआ था। वहीं बैरम खान ने अमीरों को एक उद्यान में एकत्रित करते 14 फरवरी 1556 ईस्वी को अकबर का राज्याभिषेक करवा दिया गया। और इस समय अकबर की आयु जो थी वह केवल 13 वर्ष 4 माह थी उसकी आयु। और अकबर ने बैरम खां को वकील यानी कि वजीर जो है वह नियुक्त किया था। और 1561 ईस्वी में मक्का की यात्रा के दौरान पाटन यानी कि गुजरात में मुबारक खां द्वारा उसकी हत्या कर दी गई थी। किसकी? बैरम खां की। और बैरम खां के पतन में अकबर के संबंधियों तथा हरम की स्त्रियों का महत्वपूर्ण योगदान था, जिसे पर्दा शासन या पेटीकोट शासन कहा जाता है। इसको याद रखिएगा आप। जिसमें मुख्य भूमिका जो है वह माहम अनगा, नाम नोट कर लीजिएगा, माहम अनगा ने एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। और वह मुग़ल काल की एकमात्र महिला मुख्यमंत्री थी जिनको हम वजीर कह सकते हैं, वह वजीर मानी जाती हैं। इसी समय अकबर ने उदारवादी सुधारों को जो है वह प्रारंभ किया। जैसे 1562 ईस्वी में दास प्रथा का, किसका? दास प्रथा का, यानी युद्ध बंदियों को दास बनाना। 1563 ईस्वी में तीर्थ यात्रा तथा 1564 ईस्वी में जजिया कर, इन सभी को इसने समाप्त कर दिया। जिस समय अकबर जो है 1556 से 1605 ईस्वी तक रहा था। और जिस समय अकबर जो है मुग़ल वंश का बादशाह बनता है, उसी समय इंग्लैंड में रानी एलिजाबेथ, कौन? रानी एलिजाबेथ प्रथम जो है, जो कि 1558 से 1603 ईस्वी तक इन्होंने शासन किया था, इसी समय वह जो है रानी बनी थी। और इसी समय सन 1600 ईस्वी में ही ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की जो है वह स्थापना भी हुई थी। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है वह है ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न बोल रहा है कि निम्नलिखित में से किस स्थान पर अकबर को हुमायूं की मृत्यु की सूचना मिलने पर राजगद्दी पर बैठाया गया था? तो वह जगह कौन सी है? वह जगह है कलानौर। ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन मुग़ल काल की एकमात्र महिला मुख्यमंत्री थी? तो इनमें से कौन थी? वह थी माहम अनगा। ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न बोल रहा है कि अकबर ने कब दास प्रथा का जो है वो अंत कर मानव अधिकार को संरक्षण दिया था? तो कब दास प्रथा को ख़त्म किया था? वह 1562 ईस्वी में ख़त्म किया था। ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न बोल रहा है कि निम्नलिखित में से किस मुसलमान शासक ने तीर्थ यात्रा कर समाप्त कर दिया था? तो वह कौन था? तो वह अकबर था। ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न बोल रहा है कि अकबर ने जजिया कर जो है वह कब समाप्त किया था? वह समाप्त किया था 1564 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। और ये जो क्वेश्चन है ये इंपॉर्टेंट भी है। तो अकबर ने जजिया कर कब समाप्त किया था? 1564 ईस्वी में। इस क्वेश्चन का जो सही जवाब था वह था ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है कि इंग्लैंड की रानी एलिजाबेथ प्रथम का समकालीन भारतीय राजा जो था वह कौन था? वह राजा था अकबर। ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है?
अगला प्रश्न बोल रहा है कि भारत में किसके शासनकाल में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी का जो है वह गठन हुआ था। तो किसके शासनकाल में हुआ था, वह अकबर के शासनकाल में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न बोल रहा है कि मुस्लिम काल में दिल्ली के तख्त पर बैठने वाला एवं विक्रमादित्य की उपाधि धारण करने वाला एकमात्र हिंदू राजा जो था वह कौन था। तो एकमात्र हिंदू राजा जो था वह हेमू था। ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। इसके बारे में महत्वपूर्ण कुछ तथ्य जान लीजिए। महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि जो हेमू था, जिसे हम हेमचंद्र विक्रमादित्य भी बोलते हैं, दिल्ली के तख्त पर बैठने वाला एवं विक्रमादित्य की उपाधि धारण करने वाला एकमात्र हिंदू राजा था। हिंदुओं के अतिरिक्त अफगान और तुर्कों द्वारा, किनके द्वारा, तुर्कों द्वारा निर्मित एक विशाल सेना का वह संचालक भी था। और हेमू ने आदिल शाह के प्रतिद्वंदी इब्राहिम सूर को, किसको, इब्राहिम सूर को कई बार जो है वह हराया था। उसका मुगलों से युद्ध जो है पानीपत के मैदान में 5 नवंबर 1556 ईस्वी को हुआ था, जिसमें वह मारा गया था। और एक लेखक हैं जिनका नाम है डॉक्टर आर.पी. त्रिपाठी, उन्होंने बोला है कि हेमू की पराजय एक दुर्घटना थी और अकबर की विजय जो है वह दैवी संयोग था। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब है वह क्या है, वह है ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न बोल रहा है कि हेमचंद्र विक्रमादित्य भारतीय इतिहास में किस नाम से जाने जाते हैं। तो यह जो है यह हेमू के नाम से जाने जाते हैं। ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न बोल रहा है कि निम्नलिखित में से किस परिवार ने सर्वप्रथम अकबर के साथ वैवाहिक संबंध जो है वह स्थापित किए थे। तो वह कौन था, वह कछवाहा थे। ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। आमेर के, कहाँ के कछवाहा थे, आमेर के। आमेर का कछवाहा शासक जो था जिसका नाम था भारमल, इसको हम एक और नाम से जानते हैं बिहारी मल पहला राजपूत शासक था जिसने अकबर की अधीनता जो है वह स्वेच्छा से स्वीकार की थी। और 1562 ईस्वी में कहाँ पर, अजमेर में मुइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर अकबर की यात्रा के समय जो राजा भारमल था, ये जो राजा था, राजा भारमल ने उससे अपनी पुत्री जिनका नाम था हरखा बाई, जिनका नाम क्या था, जिनका नाम था हरखा बाई के साथ विवाह का जो है प्रस्ताव रखा था, जिसे अकबर ने इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया था। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब है वह है ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न बोल रहा है कि मुगलों से वैवाहिक संबंध करने वाला प्रथम राजपूत कौन था। तो जो प्रथम राजपूत थे वह कछवाहा थे। ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न बोल रहा है कि दिए गए मानचित्र में छायाती भाग एक कलाविधि विशेष में अकबर के साम्राज्य को दर्शाता है। ये जो ए जो है वह स्वतंत्र देश का परिचालक है और जो बी है वो नगर की स्थिति को दिखाता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक विकल्प पूरी सही जानकारी जो है वह देता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब हो जाएगा वह क्या हो जाएगा, वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी जो है इसका सही जवाब है। 1605 ईस्वी में अकबर को ए क्षेत्र जो है वो गोंडवाना को दर्शाता है और बी क्षेत्र जो है वह लाहौर को दर्शाता है। ठीक है। और अकबर का जो शासनकाल था वह 1556 से लेके 1605 ईस्वी तक इसका शासनकाल जो है वह माना जाता है। इसके समय 1605 ईस्वी में ही उनके साम्राज्य में सम्मिलित 2 भागों गोंडवाना और लाहौर को जो है वह प्रदर्शित किया गया है। और सन 1564 ईस्वी में अकबर ने गोंडवाना राज्य को अल्पवयस्क शासक वीर नारायण, किसको, वीर नारायण की संरक्षिका महोबा की चंदेल राजकुमारी दुर्गावती को, किनको, दुर्गावती को पराजित करके अपने साम्राज्य में मिलाया था। इसमें मुगल सेना का जो नेतृत्व था वह आसफ खान ने, किसने, आसफ खान ने किया था। और गोंडवाना के गढ़कटंका राज्य की जो राजधानी थी वह जबलपुर के पास चौरागढ़ थी। कौन सी थी, चौरागढ़ थी। और लाहौर पंजाब प्रांत की राजधानी थी। लाहौर जो है वह पंजाब प्रांत की राजधानी थी एवं सामरिक दृष्टि से मुगल साम्राज्य का महत्वपूर्ण केंद्र भी यह था। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब था वह क्या था, वह था ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न बोल रहा है कि रानी दुर्गावती के विरुद्ध मुगल अभियान का नेतृत्व जो है वह किसने किया था।
तो उसका नेतृत्व जो है वो आसफ खान ने किया था। ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न बोल रहा है कि निम्नलिखित में से किसे अकबर ने स्वयं मारा था? तो किसको अकबर ने स्वयं मारा था? वह मारा था अधम खां को। ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। इसकी कहानी जान लीजिए। इसकी कहानी यह है कि माहम अनगा जो था, कौन? माहम अनगा का सिहाबुद्दीन अहमद नामक एक संबंधी जो अकबर का वकील रह चुका था, अधम खान से जलन रखता था वह हमेशा से। अतः अपने समर्थकों तथा अपनी माता के प्रभाव के भरोसे अधम खान ने सिहाबुद्दीन को घायल करके अपने सामने मरवा दिया। अपनी रक्त रंजित तलवार लिए अधम जो है वह अकबर के कमरे की ओर बढ़ा, परंतु उसे एक ख्वाजा सरा ने, किसे? ख्वाजा सरा ने उसे रोक दिया। शोर मच गया और वकील की हत्या का समाचार सुनकर अकबर जो है वह तलवार हाथ में लिए अपने शयन गृह से निकल आया, तो मार्ग में अधम खां उसके सामने आ गया और अधम ने निरर्थक बहाने बनाते हुए बादशाह की तलवार जो है वह पकड़ ली। उसकी धृष्टता को से क्रुद्ध होकर, मतलब गुस्सा होकर, अकबर ने इतने ज़ोर से मुक्का मारा कि वह बेहोश होकर गिर पड़ा और अकबर के आदेश से वह तुरंत मुंडेर से, कहाँ से? मुंडेर से, मतलब छत से नीचे गिरवा दिया गया। और अकबर जो है वह रुड़ माहम के पास स्वयं गया और उसे उसके पुत्र की मौत की सूचना देकर सांत्वना भी दी और प्रकट रूप में उसने शांतिपूर्वक यह समाचार सुन लिया। परंतु इस घटना से माहम अनगा जो है के हृदय पर इतना भारी धक्का लगा कि 40 दिन बाद वह खुद भी इस दुनिया से चली गई। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब है वह क्या है? वह है ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है कि हल्दी घाटी का युद्ध जो है वह किस वर्ष लड़ा गया था? तो हल्दी घाटी का जो युद्ध है वह 1576 ईस्वी को लड़ा गया था। ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। हल्दी घाटी युद्ध के पीछे अकबर का जो उद्देश्य था वह महाराणा प्रताप को अपने अधीन करना था और अकबर ने सर्वप्रथम कब? अप्रैल 1576 ईस्वी में किसके नेतृत्व में? मान सिंह के नेतृत्व में, मान सिंह के नेतृत्व में 5000 सैनिकों को महाराणा प्रताप के विरुद्ध भेजा था। फलतः जो युद्ध हुआ वह हल्दी घाटी युद्ध के नाम से प्रसिद्ध है। इसमें महाराणा प्रताप की सेना के सेनापति अफगान सरदार हकीम खान थे। कौन थे? सरदार हकीम खान थे। किंतु महाराणा प्रताप पराजित हुए और उन्होंने बिना आत्मसमर्पण किए अरावली की पहाड़ियों में शरण ली, जहां से छापामार युद्ध जो है वह उन्होंने जारी रखा था। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब है वह है ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है कि हल्दी घाटी युद्ध के पीछे अकबर का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो अकबर का मुख्य उद्देश्य जो था वह राणा प्रताप को अपने अधीन करना था। ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है कि हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप की सेना के सेनापति जो थे वह कौन थे? तो वह सरदार हकीम खान थे। ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है कि जब अकबर ने चित्तौड़ के किले को घेरा था तब निम्नलिखित में से किसने 4 महीने तक उसे सुरक्षित रखा था? तो जो जयमल थे उन्होंने इसको 4 महीने तक सुरक्षित रखा था। ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। इसके बारे में कहानी जान लीजिए। मेवाड़ जो है, कौन सा? मेवाड़ जो था वह राजस्थान का एकमात्र ऐसा राज्य था जहां के राजपूत शासकों ने मुग़ल शासन का सदैव विरोध किया और वर्ष 1567 में जब मेवाड़ शासक राणा उदय सिंह, कौन? राणा उदय सिंह ने अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की, तब अकबर ने चित्तौड़ के किले पर आक्रमण कर दिया और जो मेवाड़ शासक उदय सिंह ने किले की सुरक्षा का जो भार है वह जयमल के हाथों तथा फतेह सिंह के हाथों, किसके? फतेह सिंह के हाथों सौंपकर समीप की पहाड़ियों में छिप गए। इन दोनों ने बड़ी बहादुरी से मुग़ल सेना का मुकाबला भी किया तथा किले को सुरक्षित भी रखा। अंततः जयमल तथा फतेह सिंह रण क्षेत्र में वीर गति को प्राप्त हुए और अकबर ने 1568 ईस्वी में किले पर अधिकार कर लगभग 30,000 राजपूतों का कत्ल करवा दिया था। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब है
वह है ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है कि राजपूताना के निम्न राज्यों में से किस एक ने अकबर की संप्रभुता स्वयं स्वीकार नहीं की थी? तो वह कौन था? वह कौन सा राज्य था? तो वह राज्य था मेवाड़। ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न बोल रहा है कि कथन और कारण वाला क्वेश्चन है। कथन बोल रहा है कि सम्राट अकबर ने 1581 ईस्वी में विशाल सेना सहित अफगानिस्तान की ओर कूच किया। क्या ये बात सही है? हाँ, ये बात सही है। और कारण दे रहा है कि वे मध्य एशिया में अपने पैतृक देश फरगना को वापस प्राप्त करने के लिए अग्रसर थे। क्या ये बात सही है? नहीं, ये बात जो है वह गलत है। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब हो जाएगा वह क्या हो जाएगा? वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। ठीक है, इसके बारे में महत्वपूर्ण तथ्य जान लीजिए। महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि 1581 ईस्वी में अकबर के लिए सर्वाधिक संकटमय वर्ष था। इसी वर्ष काबुल का जो शासक था, जिसका नाम था मिर्ज़ा हकीम, जिसका क्या नाम था? जिसका नाम था मिर्ज़ा हकीम। मिर्ज़ा हकीम जो है, जो अकबर का सौतेला भाई था, या जो मिर्ज़ा हकीम था या अकबर का सौतेला भाई था, और पूर्वी विद्रोहियों के साथ मिलकर भारत पर आक्रमण करना चाहता था। अकबर ने इसकी खबर मिलने पर लगभग 9 अगस्त 1581 को एक विशाल सेना के साथ काबुल में वह प्रवेश किया तथा मिर्ज़ा हकीम जो है वह पराजित हुआ। अंत में क्षमा याचना करने पर उसे छोड़ भी दिया गया और काबुल का जो गवर्नर सौतेली बहन बख्तुन्निया बेगम को बनाया गया। नाम नोट कर लीजिएगा, बख्तु त्रित्सा बेगम को यहाँ का जो है वह गवर्नर बनाया गया था। और 1585 ईस्वी में मिर्ज़ा हकीम की मृत्यु के बाद मान सिंह को, किसको? मान सिंह को इस क्षेत्र को अधिकृत करने के लिए भेजा और मान सिंह को ही वहाँ का गवर्नर जो है वह नियुक्त किया। अकबर के अफ़गानिस्तान आक्रमण का जो उद्देश्य था वह पैतृक राज्य को प्राप्त करना नहीं था, बल्कि हकीम और उसके सहयोगियों को सबक सिखाना था। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब था वह था ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है कि अकबर के दरबार में आने वाला पहला अंग्रेज व्यक्ति कौन था? तो जो पहला अंग्रेज व्यक्ति था उसका नाम था रॉल्फ फिच। ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। रॉल्फ फिच जो है वह 1583 ईस्वी में बादशाह अकबर के दरबार में आने वाला पहला अंग्रेज व्यक्ति था। उसने आगरा, कहाँ पर? उसने आगरा और फतेहपुर सीकरी दोनों शहरों को लंदन से भी बड़ा और भव्य बताया था। किसने? रॉल्फ फिच ने। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब है वह है ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है आगरा और फतेहपुर सीकरी दोनों लंदन से बड़े हैं, यह वक्तव्य जो है वह किसका है? तो यह जो है वह रॉल्फ फिच ने बोला था। ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है कि अकबर ने बंगाल तथा बिहार को मुग़ल राज्य में मिलाया था। कब मुग़ल राज्य में मिलाया था? वह मिलाया था 1576 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। इसके बारे में महत्वपूर्ण तथ्य जान लीजिए। महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि अकबर ने बंगाल तथा बिहार को मुग़ल साम्राज्य में 1576 ईस्वी में मिलाया था और 1576 ईस्वी में दाऊद खान ने, किसने? दाऊद खान ने पहली बार तुकरोई नामक स्थान पर, कहाँ पर? तुकरोई नामक स्थान पर मुग़लों का सामना किया, किंतु वह पराजित हुई थी। और अकबर ने खान ए जहाँ को, किसको? खान ए जहाँ को बंगाल का सूबेदार बनाकर भेजा और अंत में 12 जुलाई 1576 ईस्वी को राजमहल के निकट हुए युद्ध में दाऊद खां पकड़ा गया और उसे मार दिया गया। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब है वह है ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है कि अकबर के राज्यकाल में दक्षिण में निम्न में से कौन सा एक प्रांत मुग़ल राज्य का भाग नहीं था? तो वह कौन सा प्रांत था? वह प्रांत था गोलकुंडा। ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। अहमदनगर पर अब्दुल रहीम खान खाना और शहजादा मुराद ने विजय प्राप्त की थी, जिसे अंतिम रूप में 1633 में शाहजहां के शासनकाल में मुग़ल राज्य में मिला लिया गया था।
और बरार जो है वह पहले ही यानी कि 1574 ईस्वी में अहमदनगर में मिला लिया गया था। और खानदेश की विजय लगभग 1591 में अकबर ने कर ली थी और उसे साम्राज्य का एक भाग बना लिया था। जबकि गोलकुंडा जो है वह अकबर के काल में विजित नहीं हो सका था। यह जो है 1687 ईस्वी में औरंगजेब ने विश्वासघात करके गोलकुंडा को जीता था। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब था वह था ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न बोल रहा है कि निम्न तथ्यों में से कौन तथ्य ऐसा है जो अकबर को राष्ट्रीय सम्राट सिद्ध करने में सहायक नहीं है? तो वह तथ्य है कि अकबर ने इस्लाम धर्म को त्याग दिया। यह जो बात है यह गलत बात है। ठीक है, बाकी सारी बातें सही है। प्रशासकीय एकता और कानून की एकरूपता सही बात। अकबर द्वारा सांस्कृतिक एकता का प्रयत्न सही बात। अकबर की धार्मिक नीति सही बात। इसके बारे में महत्वपूर्ण तथ्य जान लीजिए। महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि बैरम खां के संरक्षण में स्वयं को मुक्त करने के बाद अकबर ने गंभीरतापूर्वक विजय की एक रणनीति बनाई और मालवा के विरुद्ध अभियान से लेकर असीरगढ़ के पतन तक, कहाँ के? असीरगढ़ के पतन तक 4 दशकों के दौरान उसकी भूमिका एक महान विजेता तथा साम्राज्य निर्माता की रही। और अकबर की राजपूत नीति, प्रशासकीय एकता और कानून की एकरूपता, सांस्कृतिक एकता का प्रयत्न तथा उसकी धार्मिक नीति उसे राष्ट्रीय सम्राट सिद्ध करने में सहायक होती है। और संकीर्ण सांप्रदायिकता के प्रति घृणा होने के कारण अकबर के अन्वेषी मस्तिष्क ने वास्तविक सत्य का पता लगाने के लिए विभिन्न धर्मों के मतों एवं सिद्धांतों का विश्लेषण करना शुरू किया। अकबर ने स्वयं इस्लाम धर्म का परित्याग नहीं किया था। उसका राज्य अफगानिस्तान, कश्मीर से लेकर गोदावरी नदी के किनारे तक फैला था। वह मुसलमान होते हुए भी धर्मनिरपेक्ष था। संपूर्ण सत्ता उसी में निहित थी। इसलिए उसे प्रसा के फ्रेडरिक महान और इंग्लैंड की रानी एलिजाबेथ की तरह प्रबुद्ध निरंकुश शासक जो है वह कहा जाता है, जिसके शासन में कानून के समक्ष सभी लोग जो हैं वह समान थे। और एक उसके दर में दरबारी कवि था जिसका नाम था अबुल फजल ने इसे उदार निरंकुशता कहता है। और जवाबित शब्द का जो अर्थ होता है वह होता है राज्य का कानून। यह फारसी भाषा का शब्द है। किसका शब्द है? यह फारसी भाषा का शब्द है। इसका इस्तेमाल मुगल शासकों द्वारा रेखांकित किए गए धर्मनिरपेक्ष निर्णय के रूप में जो है वह किया जाता है। और औरंगजेब जो कि एक कट्टर मुस्लिम था, उसने भी कई शाही जवाबित जो है वो जारी किए थे। इसके द्वारा जारी किए गए धर्मनिरपेक्ष फरमानों का संग्रह जो है वह जवाबित ए आलमगीर कहा जाता है। जवाबित ए आलमगीर जो है वह कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब था वह था ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित बादशाहों में से किसको एक प्रबुद्ध निरंकुश कहा जा सकता है? तो किसको कहा जा सकता है? वह अकबर को कहा जा सकता है। ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है कि अकबर का शासन जाना जाता है, किसके लिए जाना जाता है? क्षेत्रों को जीतने के लिए, सही बात। अपनी प्रशासनिक व्यवस्था के लिए, सही बात। न्यायिक प्रशासन के लिए, सही बात। उसकी धार्मिक कट्टरता के लिए, नहीं, अकबर धार्मिक कट्टर नहीं था, वह औरंगजेब था। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या है? वह है 1, 2, 3 सही। ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न बोल रहा है कि जवाबित जो होते थे वह क्या होते थे? जवाबित जो होते थे वह धर्मनिरपेक्ष नियम होते थे। ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न बोल रहा है कि अकबर के शासनकाल में पुनर्गठित केंद्रीय प्रशासन तंत्र के अंतर्गत सैनिक विभाग का जो प्रमुख होता था वह कौन होता था? वह होता था मीर बख्शी। ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। मुगलकालीन प्रशासन, इसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य जान लीजिए कि मुगलकालीन प्रशासन जो है वह नियंत्रण एवं संतुलन के आधार पर गठित किया गया था। यह एक केंद्रीकृत शासन था जिसका सर्वे सर्वा जो होता था वह बादशाह होता था। वह कौन होता था? वह बादशाह होता था। और बादशाह ने शासन में सहायता के लिए विभिन्न मंत्रियों एवं अधिकारियों को नियुक्त किया था। जैसे कुछ अधिकारियों के नाम और उनके काम बता दिए जाते हैं। तो पहला जो अधिकारी था उसका नाम था वकील ए मुतलक। नाम नोट कर लीजिएगा आप लोग, वकील ए मुतलक। इसे हम वजीर भी बोल सकते हैं और इसे हम दीवान भी बोल सकते हैं और इसे हम प्रधानमंत्री भी बोल सकते हैं। प्रधानमंत्री,
या क्या करता था, अकबर ने वकील का जो पद है वह बैरम खां को दिया था। और 1564 ईस्वी में अकबर ने दीवान ए वजारत ए कुल की स्थापना की थी और यह एक वित्त विभाग हुआ करता था। इस पद पर प्रथम नियुक्ति जो है वह किसकी की गई थी, मुजफ्फर खां तुर्बती की गई थी। इसके पश्चात नियुक्त वजीरों में सिहाबुद्दीन अहमद खां भी थे, राजा टोडरमल भी थे, शमसुद्दीन अतका खां भी थे, ख्वाजा शाह मंसूर भी थे, निजामुद्दीन खलीफा भी थे, कुली खां भी प्रमुख माना जाता है इनको। दूसरे नंबर पे अधिकारी की पोस्ट का नाम लिखिएगा मीर बख्शी। क्या नाम रखेंगे आप, मीर बख्शी। मीर बख्शी जो होते थे वह सैनिक विभाग का प्रमुख, मनसबदारों को वेतन देना तथा सेना की ज़रूरतों को पूरा करना इसका प्रमुख कार्य होता था। तीसरे नंबर अधिकारी का नाम लिखिएगा सद्र उस सद्र, सद्र उस सद्र। ये जो होते थे या धार्मिक मामलों में बादशाह का सलाहकार हुआ करता था। चौथे नंबर पे नाम नोट करिएगा मुख्य काजी, मुख्य काजी, इसके बारे में नोट डाउन करिएगा, ये न्यायाधीश होते थे। पाँचवें नंबर पे अधिकारी का नाम होता था मुहतसिब, मुहतसिब, इनके बारे में लिखिएगा या प्रजा के नैतिक चरित्र को देखना इनका काम होता था। छठवें नंबर पे लिखिएगा मीर ए सामा, मीर ए सामा, या शाही महल की दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति करना एवं कारखाने का मुख्य अधिकारी होता था। सातवें नंबर पे नाम नोट करिएगा दीवान ए बयूतात, दीवान ए बयूतात, यह जो होता था यह शाही कारखानों के खर्चे का परीक्षण करता था। आठवें नंबर पे नाम नोट करिएगा दरोगा ए डाक चौकी, दरोगा ए डाक चौकी, यह जो होता थे ये गुप्तचर होते थे और संवाद वाहक होते थे। सबके बारे में पता चल गया। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब है वह है ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है, अकबर द्वारा दीवान का पूर्ण रूपेण दर्जा दिया जाने वाला पहला व्यक्ति जो है वह कौन था, तो पहला व्यक्ति था मुजफ्फर खां तुर्बती। ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न बोल रहा है कि अकबर के शासनकाल में निम्नलिखित में से कौन जो है वह वजीर के रूप में नियुक्त नहीं था। तो वैसा कौन है जो वजीर के रूप में नियुक्त नहीं था, वह था बहादुर खां उजबेग। ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। बाकी सहमुद्दीन अतखाका वो भी हैं, टोडरमल भी नियुक्त किए गए थे और निजामुद्दीन खलीफा भी किए गए थे। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न है कि अकबर के शासन के अधीन दीवाने बयूतात नामक अधिकारी का कार्य जो होता था वह क्या होता था। इसका कार्य होता था शाही कारखानों के खर्च का परीक्षण करना। ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न बोल रहा है कि अकबर के साम्राज्य में कुल कितने सूबे थे। तो अकबर के शासनकाल में कुल 15 सूबे थे। ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। प्रशासन की सुविधा के लिए अकबर ने 1580 ईस्वी में मतलब अपने शासन के 24वें वर्ष में संपूर्ण साम्राज्य को 12 सूबों में विभक्त किया था। उन सूबों के नाम जान लीजिए। आगरा था, पहले नंबर पे आगरा था, दिल्ली था, इलाहाबाद था, अवध था, अजमेर था, फिर उसके बाद अहमदाबाद था, फिर उसके बाद बिहार था, फिर उसके बाद बंगाल था, फिर उसके बाद काबुल था, फिर उसके बाद लाहौर था, फिर उसके बाद मुल्तान था और 12वें नंबर पे मालवा था। किंतु दक्षिण की विजय के पश्चात कुछ और ऐड कर दिए गए थे। जैसे 13वें नंबर पे ऐड कर दिया गया था खानदेश, 14वें नंबर पे ऐड कर दिया गया था बरार और 15वें नंबर पे ऐड कर दिया गया था अहमदनगर। 3 सूबे और स्थापित हो चुके थे। इस प्रकार अकबर के साम्राज्य में सूबों की संख्या जो थी वह 15 हो गई थी। अकबर ने कश्मीर को काबुल सूबे के अधीन जिला बनाया था और 1585 ईस्वी में अकबर ने उज्बेक आक्रमण को समाप्त करने के उद्देश्य से फतेहपुर सीकरी के स्थान पर लाहौर को राजधानी बनाया था। किसको? लाहौर को राजधानी बनाया था तथा कुछ समय तक वहाँ रहा भी था। और इस क्वेश्चन का जो सही जवाब है वह है ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न बोल रहा है कि अकबर के समय निम्नलिखित में से कौन एक प्रांत नहीं बल्कि केवल एक जिला था। तो कौन सा एक प्रांत नहीं था? कश्मीर जो है एक प्रांत नहीं था या एक जिला था। ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर।
अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न बोल रहा है कि 1585 में अकबर ने अपनी राजधानी कहाँ स्थानांतरित करी थी? तो अकबर ने अपनी राजधानी जो है वह लाहौर स्थानांतरित करी थी। ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है कि अकबर और शेरशाह दोनों ने ही क्या किया था? दोनों ने ही हिंदू अधिकारियों को नियुक्त किया था। ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न बोल रहा है कि मुगल काल में करोड़ी जो होते थे वह कौन होते थे? करोड़ी जो होते थे वह भू राजस्व अधिकारी होते थे, लैंड रेवेन्यू ऑफिसर। ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और आज का अंतिम प्रश्न है। प्रश्न क्या है कि किस शासक के प्रशासन तंत्र में किरोड़ी शब्द का प्रयोग भू राजस्व विभाग के एक अधिकारी के लिए किया जाता था? तो किसके शासनकाल में ये होता था? या अकबर के शासनकाल में होता था। ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। इस वीडियो की अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दे रखा है, वहाँ पर जाकर आप ज्वाइन कर सकते हैं और फ्री ऑफ कॉस्ट इस पीडीएफ को जो है वह डाउनलोड कर सकते हैं। कोई सजेशन देना हो तो कमेंट सेक्शन में लिख के आप बता सकते हैं। प्लीज़ वीडियो को शेयर करिए और वीडियो को लाइक भी करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।